ठीक है, तो आज हमारा चालू हो रहा है इसी चैप्टर का जो अब अगला टॉपिक है हमारे पास, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वैसे होता क्या है, इसका हिंदी मतलब होता है पूंजी संरचना। तो समझना ध्यान से कि पूंजी संरचना है क्या। तो इट मींस द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डेट एंड द इक्विटी, यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर डेट कैपिटल, उधार लेकर आया हुआ पैसा, और ओनर्स कैपिटल यानी कि इक्विटी, इन दोनों का क्या रेशियो है, क्या अनुपात है, इसी को हम कहते हैं पूंजी संरचना। समझ में आया चीज? एक बार फिर बता रहा हूं, इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि किसी भी कंपनी के अंदर ऋण पूंजी यानी कि डेट कैपिटल और ओनर्स फंड यानी कि आपका स्वामी पूंजी, इन दोनों का क्या रेशियो है, किस रेशियो में दोनों कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें अगली चीज समझनी पड़ती है, जो है हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज को हम हिंदी में बात करते हैं वित्तीय उत्तोलन, या फिर इसे ना एक और वर्ड नाम दिया जाता है जो आपसे पूछ भी सकता है कि व्हाट इज ट्रेड ऑन इक्विटी, कि आखिर समता पर व्यापार क्या होता है। तो समझना ध्यान से, फाइनेंशियल लिवरेज या फिर समता पर व्यापार, इसको समझने के लिए एक तरीका है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। इट मींस द रेशियो ऑफ बोरोड फंड यानी कि डिवेंचर हो गया या फिर बैंक लोन हो गया, बॉन्ड हो गया, एंड द रेशियो ऑफ द ऑनर्स फंड, यानी कि हमारे पास कि मांगा हुआ पैसा, डेप्ट कितना है और इक्विटी आपके पास ऑनर्स कैपिटल कितनी है, इस रेशियो को हम कहते हैं क्या, फाइनेंशियल लिवरेज। समझ गए चीज? अच्छा, एक चीज ध्यान देना हमारे साथ, क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास डेप्ट कैपिटल ज्यादा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हमारे पास ना उधार ली गई पूंजी ज्यादा होती है, तो उधार ली गई पूंजी में क्या होता है हमारे पास ना, कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिस्क ज्यादा होता है। कंपनी का रिस्क ज्यादा है बट कॉस्ट उन्हें सस्ती पड़ती है। एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है? डिवेंचर को या हम जब भी कोई पैसा उधार लेकर आते हैं ना, तो कंपनी का रिस्क तो ज्यादा है, बट क्योंकि कंपनी का रिस्क ज्यादा है इसलिए कंपनी को उनको खरीदने पे जो लागत आती है वो कम आती है। समझ में आया चीज? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक वैल्यू होता है, वो होता है फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि वित्तीय उत्तोलन। इसका मतलब ये है हमारे पास, और इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारे कंपनी में डेप्ट का और इक्विटी का यानी उधार लिया गया पैसा और मालिक का पैसा किस रेशियो में है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं तो आखिर ट्रेड ऑन इक्विटी के या फिर फाइनेंशियल लिवरेज के तीन कंपोनेंट होते हैं। आरओआई बराबर है अगर कॉस्ट ऑन डेप्ट के, आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मान के चलो, अब ये चीज समझना ध्यान से, आरओआई को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने लिया उधार से, मैंने पैसा लिया मान के चलो 5 लाख, और उसे मैंने लगा दिया कहीं किसी एसेट्स पे या कहीं पर भी, और उससे मुझे, और जब मैंने उन 5 लाख को उधार लेने के लिए लेकर आया था ना मैं, तो उन पर मुझे ब्याज देना पड़ता था 25,000 का। कितने का? समझ ध्यान से, मतलब इस तरह से हम समझ देंगे इसको कि मान के चलो मैंने कहीं से पैसा लेकर आया हूं 5 लाख का उधार पैसा, कर्ज, ठीक है, और इसे मैंने क्या किया है, इन्वेस्ट कर दिया है कहीं पर, और जहां से मैंने इसे इन्वेस्ट किया है ना, वहां से मुझे मिला कितना है इसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ये 25,000 मुझे वहां से रिटर्न मिल रहा है हर महीने। ठीक है, ये हो गया है मेरा आरओआई। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑन डेप्ट क्या होता है, तो कॉस्ट ऑन डेप्ट का मतलब है, ऋण की लागत का मतलब होता है कि जो आप पैसा कर्ज में लेकर आ रहे हो ना, उस कर्ज को आप, या उस कर्ज के ऊपर आपको कितना ब्याज देना पड़ता है हर मंथ। समझ गए? तो आरओआई कॉस्ट ऑन डेप्ट के तब बराबर होता है कि जो आप कर्ज पर पैसा लेकर आए हो उसे कहीं इन्वेस्ट करने से पर मंथ आपको कितना मिल रहा है वो, और कॉस्ट ऑन डिवेंचर या कॉस्ट ऑन डेप्ट का मतलब है कि जो आप कर्ज पर पैसा लेकर आए हो ना, उसे आप कितना ब्याज दे रहे हो। ठीक है, तो अगर मान के चलो 5 लाख कर्ज पर लेकर आया और वहां से मुझे रिटर्न आ रहा है कितना, 25,000 हर महीने, और मैं ब्याज भी हर महीने कितना देता हूं, 25,000, तो ये पहला केस होता है। सुना है चीज? इक्वल दोनों होगा। सही चीज। ये दूसरे केस में क्या होता है कि आरओआई ज्यादा है, रिटर्न सॉरी आरओआई कम है और कॉस्ट ऑन डेप्ट ज्यादा है, यानी कि मान के चलो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिलता है केवल कितना, 25,000,
पर मुझे ब्याज पे करना है 50,000। अच्छा ये बताओ, क्या ये कंपनी के लिए फायदेमंद है? ये कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है। और याद रखना, ये कंपनी के लिए फिर कौन सी सिचुएशन बन जाती है? अनफेवरेबल। और ऐसे केसेस में कंपनी जो है वो कर्जों से पैसा नहीं लेती। समझ आया चीज? और ऐसे में क्या होता है? ऐसे में आपके इक्विटी वालों को यानी शेयर होल्डर को नुकसान होता है ना, क्योंकि हम कर्ज पर पैसा लेकर आए, उन्हें पर महीने ब्याज देना पड़ रहा है 50,000, बट बदले में हमें मिल कितना रहा है वहां से? तो 25,000 कमा रहा हूं, 50,000 ब्याज देना है, तो मेरे पास कुछ बचा नहीं। यानी कि हमारे पास शेयर होल्डर को जो डिविडेंड सबसे आखिरी मिलेगा वो उनको बहुत कम मिलता है। समझ में आया चीज? और देन लास्ट होता है हमारे पास कि अगर ROI ज्यादा हो जाए किससे, यानी कि मान के चलो 50,000 का मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कर्ज देना पड़ता है रिटर्न में केवल कितना? 25,000। ये फायदे वाली बात है, ठीक है। तो एक कंपनी इसमें क्योंकि शेयर होल्डर भी खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमने जो कर्ज पर पैसा लेकर आए, उन्हें जहां इन्वेस्ट किया वहां से 50,000 हर महीने आ रहे हैं, और बदले मुझे केवल कितना देना पड़ रहा है? 25,000। तो ये बेटर चीज होती है हमारे पास। समझ में आ गया? तो ये 3 बातें होती हैं आपकी फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर, डेट टू इक्विटी में हम ये 3 चीज सोचते हैं, ठीक है। कंपनी के लिए फेवरेबल चीज सबसे यही है, ये अनफेवरेबल है, और इसमें तो कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। तो कंपनी इसमें ज्यादा देर रह नहीं पाएगी, और इसमें तो कंपनी बिल्कुल नहीं रहना चाहती, ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ, हम नाउ बात करते हैं अगला, जिसके अंदर हम बात करेंगे। अच्छा, अब ना मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि क्यों कंपनी को ज्यादा बेहतर है लेकर आना कर्जे पर पैसा। इसको हम 2 एग्जांपल समझते हैं, समझना ध्यान से। मैं जो टॉपिक बोल रहा हूं मैं वो बोल रहा हूं कि क्यों कंपनी के लिए बेहतर है, जो चीज बताने जा रहा हूं ना, अब वो है हमारे पास कि आखिर क्यों कंपनी के लिए बेहतर है, एक सेकंड, ठीक है, दिख रहा होगा। तो क्यों कंपनी के लिए बेहतर है कर्जे पर पैसा लेकर आना, इस क्वेश्चन से आप समझ जाओगे, समझना ध्यान से। कहता है 2 है हमारे पास कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। पहली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखो कुल पूंजी कितनी है हमारे पास? 50 लाख, और उस 50 लाख में से इक्विटी कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर का कितना योगदान है? 40 लाख में भी कितना? 4 लाख एट द रेट 10 रुपीज के हिसाब से। वहीं तो 50 लाख पूरी कैपिटल है, जिसमें से 40 लाख हम लेकर आए हैं शेयर के द्वारा, और 10 लाख हम लेकर आए हैं कर्जे पर, और जो कर्जे पर लेकर आए हैं उसमें कितना ब्याज देना पड़ेगा? 10%। और इस तरह से और टैक्स रेट भी कितना है? 30% है। और हमारे पास कह रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास कितना दे रखा है? 7 लाख। ये पहला केस है। तो इस केस से एनालाइज करते हैं क्या है, देखो समझना ध्यान से। सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास कितना है? 7 लाख। अच्छा, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ना, अगर कंपनी केवल और केवल पैसा लेकर आती है शेयर से, तो हमें एक चीज पता है कि जब हम शेयर से पैसा लेकर आते हैं ना, तो उस पर कंपनी को कोई भी टैक्स में छूट नहीं मिलती। बट वहीं अगर मैं डिवेंचर पर पैसा लेकर आता हूं तो कंपनी को टैक्स में छूट मिल जाती है। अब टैक्स में छूट मिलने का मतलब यह है, मान के चलो कि अगर मान के चलो मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले मेरा इनकम कितना है? 7 लाख, और मैं कोई भी पैसा डिवेंचर इशू करके नहीं लेकर आता, मैं सारे का सारा पैसा शेयर होल्डर से लेकर आता, तो मैं यहां से कुछ भी माइनस नहीं करता, और मेरा जो टैक्स लगता है ना वो कितने पे लगता? 7 लाख के ऊपर। बट क्योंकि मैंने कर्जे से भी लेकर आया हूं पैसा कितना? 10 लाख, तो कंपनी या हमारा रूल ये कहता है कि भाई सरकार हमें ना टैक्स रिलैक्सेशन दे देती है कि अगर आप जो हैं कर्जे से पैसे लेकर आ रहे हो, डिवेंचर का इस्तेमाल करके पैसे लेकर आ रहे हो, तो आपको उनको जितना ब्याज देना है ना, आप उतना पहला पैसे माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास कितना है? कितना? 7 लाख, जिसमें से हम पहले उनका इंटरेस्ट पे कर देते हैं माइनस, 7 लाख में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? 1 लाख माइनस कर देंगे, तो अब कितना बचा? 6 लाख। समझाया चीज? और 6 लाख का इसमें से भी माइनस कर देंगे हम क्या? टैक्स। तो 6 लाख का टैक्स कितना परसेंट था? 30%। तो 6 लाख का कितना हो गया? 1,80,000। ऐसे टैक्स कितना पड़ा? 1,80,000। और वैसे कितना पड़ता? 7 लाख का 30% 2,92,000।
10,000, तो टैक्स बचा ना हमारा। तो ये चीज याद रखना हमेशा, समझाया चीज। ऐसे टैक्स कितना बढ़ रहा है, 1,80,000 का टैक्स, और वैसे कितना बचा टैक्स हमारे पास, 2,10,000 का, समझाया चीज। तो एक चीज याद रखना कि हमें, या हम कंपनी है अगर, तो हमें ना शेयर होल्डर पर डिविडेंड देने पर हमें टैक्स की कोई छूट नहीं मिलती। बट अगर हम डिवेंचर लेकर आ रहे हैं तो हमें अगर हम डिवेंचर लेकर आ रहे हैं तो हमें टैक्स में छूट मिलती है। ठीक है, अब यहां पर इसको माइनस करेंगे तो अब हमारे पास कितना पैसा रह गया। तो अब ये जो पैसा है ना, इसे हम कहते हैं EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। जो समझो, ये था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट हट गया, इंटरेस्ट पे कर दिया, तो अब ये क्या बच गया, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर टैक्स भी माइनस कर दिया, तो अब बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स अर्निंग कितनी हमारे पास, 4,20,000। अब हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर हम कितना अर्न कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितना था, तो अर्निंग आफ्टर शेयर है 4,20,000 बटे में 4 लाख गुने में 100 करेंगे तो आंसर, सॉरी बटे ये भाग कर देंगे तो कितना जाएगा आपके पास, 1.05। यानी यहां पर ना हम पर शेयर पर कितना कमा रहे हैं, केवल 1.05% कमा रहे हैं पर शेयर पर। ठीक है, अब वहीं पर दूसरा केस देखो, समझो सेम वही क्वेश्चन कि हमारे पर शेयर पर हम कितना कमा रहे हैं। देन एक बात समझो, यहां पर इस केस में क्या बता रहा है हमारे पास, इस केस की बात कर लेते हैं। एक बार आप इधर का नोट करें क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है, देन मैं इसको स्क्रॉल करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन था। अब इसके अंदर भी अगर हम बात करें, देखो सेम वही चीज, ये और ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने देखा है, देखो सेम वही चीज है कि यहां पर भी आपके पास टोटल कैपिटल था 50 लाख और यहां पर भी आपके पास 50 लाख ही है। ठीक है, यहां पर बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितने की थी, 40 लाख की, यानी हमने यहां पर 4 लाख शेयर इशू किए थे। बट यहां पर मैं कितना कर रहा हूं, 3 लाख। बट यहां पर हम कर्जे पर पैसा लेकर आए थे 10 लाख और यहां पर कितना लेकर आ रहे हैं, यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम कर्जे पर पैसा ज्यादा लेकर आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस समय इक्विटी वालों को थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो देखो सेम वही क्वेश्चन है 30% का वो, तो वही चीज है। देखो आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 7 लाख, क्योंकि हम कर्जे पर पैसा लेकर आए हैं 20 लाख, तो 20 लाख में हमें टैक्स का फायदा मिल जाता है। तो 20 लाख का 10% निकालेंगे तो 2 लाख, माइनस कर दो। अब ये बच गया आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स 5 लाख, और 5 लाख पर टैक्स माइनस करेंगे 30% का, तो 5 लाख का 30% कितना हो जाएगा आपके पास, 1.5 लाख। 5 लाख में से 1.5 लाख गया तो कितना बच गया हमारे पास, 3.5 लाख। ये हो गया हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर, तो सेम वही चीज है, जितना हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आया वो बटे में हमारे पास जो था क्या, कि टोटल इक्विटी कैपिटल जितना था हमारे पास, यानी जितना हमने शेयर इशू किया था वो, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1.16। यानी ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जैसे हमने क्या किया है, डेब्ट पे पैसा लेकर आए, तो कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर जो है वो इक्विटी की बढ़ जाती है। समझ चीज, और इसी को हम कहते हैं एक ट्रेड ऑन इक्विटी। समझ चीज, यानी कि कंपनियां यही करती हैं कि कंपनियां जो होती है ना, क्योंकि तो मैंने बता रखा है आपको कि कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर ये नहीं चाहता कि कंपनी के अंदर ज्यादा शेयर होल्डर आए, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर होल्डर होगा डिविडेंड उतना ज्यादा कम होता रहता है। ठीक है, और डिविडेंड में रिस्क तो नहीं है, पर डिविडेंड पे कॉस्ट ज्यादा होती है। क्यों कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर एक तो आपको टैक्स का कोई छूट नहीं मिलता, ऊपर से उनको पे करने की कोई लिमिट नहीं होती। समझ में आया चीज, तो ये चीज था हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बारे में बताएगा। ठीक है ना, हम देखो अब हमारे पास है क्या, ROI मैंने, अच्छा अब एक और चीज होता है कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिल रहा है, समझना ध्यान से। हमसे ये बोलता है कि आखिर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिलता है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसको लगाने का एक फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से। इसको निकालने का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में 100। जैसे कि हम इस वाले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहां देखा था हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, 7 लाख, और टोटल कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 40 लाख। वही कह रहा है हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हमारे पास, 7 लाख, बटे में अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारे पास, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है, 50 लाख। 50 लाख था ना, हाँ 50 लाख मल्टीप्लाई में 100,
तो कितना आ गया 14%। यानी कि यहां पर हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 14% का आ रहा है। ठीक है, समझ चीज। वहीं अगर दूसरे केस की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर अलग आ जाएगा। ठीक है, समझ चीज। तो इस तरह से आपको ये आरओआई निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में 100। ठीक है। देन हमारे पास है अगला टॉपिक क्या, अच्छा ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला कारक होता है क्या आपके पास कैश फ्लो पोजीशन, यानी कंपनी के पास कैश की क्या पोजीशन। और ये मैंने आपको बता चुका है कि अगर कंपनी के पास कैश की पोजीशन अच्छी होती है, कंपनी को लगता है कि भाई हाँ हमारा जो कैश है ना वो सही है हमारे पास, तो अब तो कंपनी किसको ज्यादा प्रीफर करेगी, डिवेंचर्स को, कर्ज वाले पेमेंट को। और वहीं अगर कंपनी के पास कैश की शॉर्टेज है तो किसको करेगी, इक्विटी वालों को। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है हमारे पास कि अगर कंपनी की कैश की पोजीशन अच्छी है तो वो किसको लेकर आएगी, डिवेंचर वालों को, और कैश की पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर उसको लेकर आएगी आपकी इक्विटी वालों को। ठीक है, देन वही हमारे पास दूसरा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि आईसीआर। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है समझना, इसका अभिप्राय है कि कंपनी कितने बार अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से ब्याज का भुगतान कर सकती है। अगर कंपनी को लगता है कि भाई मैं जितनी ज्यादा, अगर कंपनी के मतलब आईसीआर का मतलब, आईसीआर क्या शो करता है, आईसीआर का मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि मेरे पास जितना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स था मैं उसमें से कितनी बार इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में आपका इंटरेस्ट। तो मान के चलो अगर मेरे पास ये है 5 लाख और मुझे इंटरेस्ट देना है केवल कितना 25,000, तो 25,000 में मैं कितने बार दे पाऊंगा, 25,000 के अंदर बात करूंगा तो कितने हो जाएगा हमारे पास, कितने हो जाएगा हमारे पास 20 बार। यानी कि मैं 20 टाइम जो है अपने इन्वेस्टमेंट को मैं पे आउट कर सकता हूं। अगर किसी कंपनी का आईसीआर ज्यादा होता है तो वो डेट पे पैसा लेकर आ जाएगी, अगर आईसीआर कम है तो वो डेट पे पैसा लेकर नहीं आएगी। समझ। देन हमारे पास एक लास्ट होता है कौन सा, सॉरी तीसरा है हमारे पास कौन सा, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ये उस वाले का थोड़ा सा एक्सपेंडेड रूप है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या था हमारे पास कि मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से मैं कितनी बार इंटरेस्ट पे करने के लिए कैपेबल हूं। बट इसमें है क्या कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से मैं कितनी बार इंटरेस्ट के अलावा भी हर चीज पे करने के लिए कैपेबल हूं। सही, ठीक है, मतलब इसमें इंटरेस्ट के अलावा भी आप डिविडेंड जो प्रेफरेंस वालों को देना है सब कुछ पे करने को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी सेम वही है, अगर ये भी हमारा ज्यादा होता है तो हम कर्जे पर पेमेंट यानी डेब्ट पे पेमेंट लेकर आ सकते हैं, अगर ये कम है तो हम डेब्ट पे पेमेंट लेकर नहीं आएंगे। लास्ट होता है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक चौथा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर हमें लगता है कि भाई मुझे ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल रहा है, जैसे मान के चलो मैंने 5 लाख लेकर आया कर्जे से और उनके बदले मुझे मिलता है 5 लाख लेकर आया और मैंने जहां इन्वेस्टमेंट की है ना वहां पर मुझे इतना पैसा मिल जाता है कि हाँ मैं ब्याज से ज्यादा पैसा कमा पाऊं, तब तो मैं ज्यादा डेट लेकर आऊंगा पैसा, और अगर नहीं हो पाया तो मैं डेट लेकर पैसा कमाऊंगा। एक बार ये 4 पॉइंट थे, एक बार इसको देख लीजिएगा।